नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष यूपी जीके को यूपी स्पेशल की बात कर लें तो यूपी स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट किए हैं। यूपी स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोगों ने एक वीडियो देख लिया है। उसमें हम लोगों ने बात किया था सिर्फ़ और सिर्फ पाठ्यक्रम के बारे में और थोड़ी सी कुछ चीज़ें उसमें बात किया था। थोड़ी चीज़ें उसमें बात की थी हम लोगों ने। बाकी हम लोगों का पाठ्यक्रम पे चर्चा हुआ था। हम लोग अप्रोच सिनॉप्सिस पे बात किए थे कि हम लोग किस प्रकार से किन विषयों को किस प्रकार से लेंगे, किस क्रम में लेंगे और उन विषयों के अंतर्गत किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुल मिला के 52-53 टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था। तो वो सभी 52-53 टॉपिक्स, ये पहला एग्ज़ाम होने से पहले, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पहले होगा, बाद में आरओ का होगा। उस एग्ज़ाम से पहले हम लोग यूपी स्पेशल को कवर करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जीके को बड़े विस्तार से और बड़े गहन अध्ययन के साथ इसको कवर करेंगे। हम लोग अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि अभी इसके साथ ही इसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे कि यूपी स्पेशल का जो है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर की क्लासेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस यूपी स्पेशल की, जो उत्तर प्रदेश विशेष से रिलेटेड जो भी उत्तर प्रदेश के न्यूज़ रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वो श्रृंखला भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, आज या कल से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलेगा यूपी स्पेशल का करंट अफेयर, इसके अलावा यूपी जीके भी यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी हम लोगों के आरओ और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम से पहले ही। जो हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो हम लोग डेली करंट अफेयर नहीं होगा। वो हम लोगों का करंट अफेयर होगा किससे रिलेटेड, वो होगा मासिक करंट अफेयर होगा। मासिक करंट अफेयर होगा, लेकिन एक वीडियो में 1 महीने का करंट अफेयर नहीं होगा। कम से कम 2-3 वीडियो में 1 महीने का करंट अफेयर होगा। 2-3 वीडियो में एक करंट अफेयर होगा 1 महीने का। और हम लोग कुल मिला के साल भर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। यानी कि सितंबर में एग्ज़ाम होने हैं तो सितंबर 2024 में एग्ज़ाम होने हैं, तो सितंबर 2023 से हम लोग करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक ले जाएंगे। साल भर का करंट अफेयर यूपी स्पेशल के रूप में हम लोग कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1-2 वीडियो में, आज के वीडियो में और कल के वीडियो में, 1-2 वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि इस समय हम लोग परिचर्चा करेंगे किस पे, यूपी स्पेशल एक नज़र में, मतलब उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। एक टॉपिक हम लोगों ने बात किया था पहले टॉपिक के बारे में, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो उसमें क्या चीज़ें हैं कि यही सब चीज़ें हैं, जैसे ये बुलंदशहर है किस नदी के किनारे है, ये गंगा नदी के किनारे। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इससे प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि मिलान से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे? मिलान से रिलेटेड, सुमेलित करने के लिए इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इस वीडियो में जैसे राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय चिन्ह, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जो कि आम तौर पे तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। अब चूँकि हमारे सिलेबस में हम लोगों ने मेंशन किया है, तो इसलिए इसको स्किप नहीं करेंगे। याद भी हैं तो भी दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। परीक्षा में आजकल ये सारे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल के पेपर ऐसे बनाए जाते हैं कि सिर्फ फेल करने के लिए प्रश्न पेपर बनाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा कठिन बनाया जाता है। इस तरह के लोकल टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। एकदम से हम इसको स्किप नहीं कर सकते, पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम लोग लेके चलेंगे ही। अगर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं तो भी अन्य सवालों को हल करने में ये चीज़ें हम लोगों को क्या कर सकती हैं, सहायता प्रदान कर सकती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें किसके बारे में,
ये जो नदियों के तटवर्ती नगर के बारे में प्रमुख नगरों के बारे में बात करेंगे जो कि किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो हम लोग नरोरा की बात करें, बुलंदशहर की, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे ये स्थित है, याद रखिएगा। तो सुमेलित करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए। इसके अलावा बात करें तो मुक्तेश्वर यानी कि हापुड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित नहीं हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित नहीं हैं? तो प्रतापगढ़, उन्नाव, मेरठ, ये सारी चीज़ें दे दे, हापुड़ वगैरह दे दे, और एक ऐसा शहर दे देगा जो कि स्थित नहीं होगा, उसमें से आपको पहचानना है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आप इसलिए इन सब चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो गढ़मुक्तेश्वर की बात करें हापुड़ की, तो ये कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर, उन्नाव की बात करें तो ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। काला कांकर यानी कि प्रतापगढ़ की बात करें कुल मिला के, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। मेरठ की बात करें तो मेरठ यानी कि हस्तिनापुर भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है, चीज़ें याद रखिएगा। आगे बात करें अगर हम लोग, तो सिरसा यानी कि प्रयागराज, ये प्रयागराज की ही बात हो रही है, प्रयागराज में जो क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है, तो ये सारे क्षेत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बलिया जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गाजीपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। बुलंदशहर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये सभी जो क्षेत्र हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, इनको याद रखिएगा। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपी से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश के ये वो शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के इतने शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, पूरी तरह से याद रखिएगा। बात करें लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर की, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जो स्थित है वो गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। गोमती नदी के किनारे स्थित हैं लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। तो अगर आपसे पूछे कि गोमती नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर नहीं है, ऑप्शन में दे दे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और बलिया, तो आपको क्या ऑप्शन में सही लगाना है? बलिया, क्योंकि बलिया गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब पूछ रहा है कि कौन सा गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आप देख रहे हैं गोमती नदी के किनारे स्थित है। बरेली और मुरादाबाद की बात करें तो ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली और मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अयोध्या एवं बरहज, ये देवरिया जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो अयोध्या एवं बरहज यानी कि देवरिया जो है वो सरयू नदी के किनारे है। गोरखपुर, राप्ती या तो फिर रोहिणी नदी के किनारे है। और संत कबीर नगर की बात करें तो आमी नदी के किनारे हैं। संत कबीर नगर आमी नदी के किनारे हैं। वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो पूछ सकता है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो आपको याद रखना है कि वृंदावन है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, ये जो चारों शहर है यमुना नदी के किनारे स्थित है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि याद रहे कि वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के शहर हैं। जालौन, बागपत, कौशाम्बी, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित शहर हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। आगे जो है प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। वाराणसी यानी कि काशी की बात करें तो वरुणा एवं 80 नदियों के किनारे बसा हुआ है। बांदा जो है वो केन नदी के किनारे है। हमीरपुर की बात करें तो बेतवा और यमुना नदी के किनारे हैं। चित्रकूट की बात करें तो ये पयस्विनी या फिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें हम लोग प्रतापगढ़ तो गंगा नदी के किनारे है ही है, लेकिन सई नदी के किनारे भी स्थित है। सोनभद्र सोन नदी के किनारे स्थित है। मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कासगंज जो है काली नदी के किनारे स्थित है, काली नदी के तट पर स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। अगर आपसे पूछे कि प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। देखिए ये है उत्तर प्रदेश हमारा, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? बलिया।
सबसे पूर्वी क्षेत्र है। देखिए इधर क्या है, इधर है उत्तर, ठीक, इधर है दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, सबसे पश्चिम। यहाँ पे देखिए एक जिला होगा शामली, शामली जिला होगा, शामली सबसे पश्चिमी जिला होगा क्योंकि ये इधर पश्चिम है और इधर क्या है, पूर्व है। तो यहाँ पे जो स्थित है सबसे किनारे, सबसे इधर जो स्थित है आप देखेंगे इससे पूर्व में कोई जिला नहीं है। तो सबसे पूर्वी जो जिला है बलिया है, बलिया आप देख सकते हैं सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। अगर बात करें बलिया कहाँ पर है, तो वहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए बिहार से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है, बिहार से। वहीं पे आप देख लेंगे महाराजगंज जो है, उसके बाद कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर, उसके बाद चंदौली और ये सोनभद्र जो है, इन ज़िलों को आप देख रहे हैं। ये सभी ज़िले क्या हैं, ये सभी ज़िले देख रहे हैं हम कि ये सभी ज़िले बिहार से लगे हुए हैं। तो जो सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया वो बिहार से लगा हुआ है। तो बिहार से लगे हुए ज़िले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है तो आपको क्या बताना है, बलिया आपको बताना है। आगे बात करें अगर, तो सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। हम लोगों ने बात किया है कि शामली कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए शामली दिख रहा है, यहाँ पे आपको शामली मिलेगा। यहाँ पे क्या है, शामली, शामली यहाँ पे स्थित है, सबसे पूर्व में है। देखिए इधर पूर्व है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो सबसे पूर्व में जो जिला है वो शामली है। कौन सा जिला है, शामली। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो शामली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सहारनपुर देखिए आपका यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सहारनपुर मिलेगा। आप अब देख लीजिए कि जैसे प्लस का निशान मारिए, इधर क्या है, पूर्व है और इधर, सॉरी उधर पूर्व नहीं है, ये इसको हटाइए, पूर्व यहाँ पे नहीं है। ऐसे प्लस मारिए, यहाँ पे उत्तर है, ठीक, इधर दक्षिण होगा, इधर पूर्व होगा और इधर होगा पश्चिम। तो पूछ रहा है कि सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला मतलब कि हम लोग ये वाला लाइन ऐसे खींचें अगर, तो ऐसे अगर हम लोग लाइन खींच रहे हैं तो सबसे उत्तर में क्या मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है सहारनपुर। यहाँ पे सहारनपुर है। तो सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो सहारनपुर है, याद रखिएगा, उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो हम लोग नीचे ये वाला लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ये ऐसे खींचेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा सोनभद्र। यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा सोनभद्र। तो सोनभद्र मिलेगा आपको सबसे दक्षिणी जिला। तो सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो सबसे पूर्वी जिलों की हम लोगों ने बात किया तो वो क्या था, सबसे पूर्वी जिला था ये बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पश्चिमी जिले की, तो सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली मिला है, हम लोगों ने ऐसे देखा है। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला हम लोगों को दिख रहा है सहारनपुर। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे है सोनभद्र, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे शामली स्थित है, शामली को हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे शामली है, हम लोगों ने इसको देख लिया है, शामली, ठीक है, क्या है यहाँ पे, शामली है। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। सहारनपुर का लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिए सहारनपुर। सहारनपुर हम लोगों ने देखा है कि सबसे उत्तरी जिला है, क्या है, सबसे उत्तरी जिला। ऐसे खींचेंगे सबसे उत्तर में है, कहाँ है, सबसे उत्तर में है, तो ये सहारनपुर है। सहारनपुर के बारे में बात हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। सर्वाधिक बरसात किस जिले में होती है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है गोरखपुर। याद रखिएगा, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है गोरखपुर जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर में है। तो यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, 1, 8, 4, लगभग 184 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 184 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। कहाँ पे,
गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मापन है ये। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा। दोनों को याद रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। मथुरा में कितना वर्षा होता है? ये 54, कितना होता है? 54 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे होता है। कितनी होती है? 54 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। याद रखिएगा, मथुरा है सबसे कम वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का। प्रदेश से लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे हम लोग। प्रदेश से लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, हरियाणा लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ये लगा हुआ है। कुल मिला के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पे क्या है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश है, ये है राजस्थान, ये है हरियाणा, ये भी हरियाणा है, ये उत्तराखंड है, और यहाँ पे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी राज्य आपको दिख रहे हैं। इधर नेपाल से मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। फिर मध्य प्रदेश इधर आप देख रहे हैं। इन सभी राज्यों से ये उत्तर प्रदेश सीमा साझा कर रहा है। आपके सामने है ये। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी 1 2 1 2 3 ये नहीं 3 4 5 6 बचा है झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड छत्तीसगढ़ से भी इधर भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, इधर भी सीमा साझा करता है। तो 6 2 8 राज्य है ऐसे हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। उसके बाद एक है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे दिल्ली आप देख रहे हैं, दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, इधर आप देख सकते हैं इस साइड ये बिहार है, झारखंड है, और आगे देखेंगे आप तो इधर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि सीमा साझा करती हैं। इधर आप देख रहे हैं क्या है? उत्तराखंड, यहाँ पे दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो कि सर्वाधिक राज्यों से, अलग अलग राज्यों से लगा हुआ है। सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला सोनभद्र है। सोनभद्र किस किस राज्य से लगता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कुल मिला के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला है हमारा सोनभद्र। नेपाल सीमा पर लंबाई की बात करें तो 579 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड से लगे जिलों की बात करें तो 7 जिले उत्तराखंड से लगते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से लगते हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत एवं बरेली। तो ये सभी जिले किससे लगते हैं? उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उत्तराखंड से लगते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले। याद रखिए, ये ज़िले हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत एवं बरेली। ये सभी ज़िले लगते हैं उत्तराखंड के साथ। ये सभी उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 ज़िले ऐसे हैं। बिहार से लगे भी उतने ही ज़िले हैं, 7 ज़िले बिहार से लगे हुए हैं। उसमें सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली और महाराजगंज। ये सभी ज़िले सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ये सभी ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं। आगे अगर बात करें हम लोग तो झारखंड से लगा जिला, एक जिला झारखंड से लगता है, वो है सोनभद्र। सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का, तो ये झारखंड से भी लगता है।
मध्य प्रदेश से लगे जिले, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं उत्तर प्रदेश के। अगर आपसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सर्वाधिक क्षेत्र जिला जो है किस राज्य से लगा हुआ है सर्वाधिक जिला, तो आपको बताना है 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सभी के सभी जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। 11 जिले कुल मिला के हैं, ये सर्वाधिक हैं। छत्तीसगढ़ से लगा जिला एक है सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र सभी कई राज्यों से लग रहा है, 4 राज्यों से लग रहा है सोनभद्र। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ है, एमपी से लगा हुआ है, इन सब चीज़ों से लगा हुआ है। राजस्थान से लगे हुए हैं 2 जिले उत्तर प्रदेश के, आगरा एवं मथुरा, ठीक है। आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। हरियाणा से लगे हुए हैं 6 जिले, बागपत, शामली, सहारनपुर, 3 हो गए, बागपत, शामली, सहारनपुर, ठीक है। वो स्लाइड में नहीं आया लगता है, चलिए ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले अगर हम लोग बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? खीरी का है। खीरी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, खीरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, तीसरे नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हरदोई, चौथे नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सीतापुर और 5वें नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला प्रयागराज। तो इस प्रकार से घटते क्रम में है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के जिले खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले घटते मतलब बढ़ते क्रम सबसे कम क्षेत्रफल का जिला जो है हापुड़ है। हापुड़ का सबसे कम क्षेत्रफल है। उससे थोड़ा सा अधिक गाजियाबाद का है, उससे थोड़ा सा अधिक भदोही का है, उससे थोड़ा सा अधिक शामली का है और उससे थोड़ा सा अधिक गौतम बुद्ध नगर का है। तो आप याद रखिए कि सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले जिले उत्तर प्रदेश के, तो हापुड़ सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध का नंबर आता है। प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। हम लोगों ने अभी बात किया, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, ये चीज़ याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से लगे न्यूनतम सीमा वाला जिला हिमाचल प्रदेश सबसे थोड़ा सा कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। 3 तरफ से लगे मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर, याद रखिएगा 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला। तो इसका मतलब कि ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सोनभद्र को स्पर्श करता है, सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र है। प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु जो कि सहारनपुर है, इसको स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु जो कि बलिया है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि शामली है, इसको स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार और हरियाणा है। प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करेंगे, अभी नदियों की बात होगी, फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा, गोमती और केन यहाँ प्रमुख नदियाँ हैं। नदियों के बारे में अभी विस्तार से बात होगी जब हम लोग भूगोल पढ़ना स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक कौन सा है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ हैं। ये 1938 में अपनाया गया था राजकीय प्रतीक के रूप में। ये चीज़ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। राजकीय प्रतीक में हम लोग बात करें, राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपसे अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। इसके बाद हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में, तो सारस अथवा क्रौंच, इसको आप कह सकते हैं क्रौंच या तो सारस जो है यानी कि क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सारस अथवा क्रौंच बताना है। आपके सामने ये दोनों सारस या क्रौंच खड़े हुए हैं। अगर हम लोग बात करें
उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश या तो टेंसू है। 2011 से इसको अपनाया गया था उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है पलाश या तो फिर टेंसू बताना है। ये पलाश का फूल आपके सामने दिख रहा है, आप देख लीजिए। हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। ये अशोक के वृक्ष हैं, आप देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अशोक के वृक्ष जो है वो राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, राष्ट्रीय खेल की, राष्ट्रीय नहीं राजकीय बात करें, राष्ट्रीय खेल भी यहाँ की है। राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है हॉकी। ये आप देख रहे हैं हॉकी है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा 1947 से ही हिंदी लागू की गई है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? हिंदी। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है तो आपको बताना है ये दूसरी राजभाषा जो है उर्दू है। इसको अपनाया गया था 1989 में। 1989 से उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। इसको आप याद रखिएगा, उर्दू को याद रखिएगा। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है 1989 से। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? उत्तर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में। अगर हम लोग बात करें हाँ, चीज़ वो मेंशन नहीं है, देख लेते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है, याद रखिएगा। प्रदेश में जो प्रशासनिक ढांचा है, जो हम लोगों का जो विधानमंडल है, विधानमंडल द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है, याद रखिएगा, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब ये होता है कि विधानमंडल के दो सदन हैं, जैसे कि विधान परिषद, जैसे संसद के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद और विधानसभा। तो उसी पर मतलब विधानसभा और राज्यसभा दो परिषद हैं, दो सदन हैं। उसी तरह से विधानमंडल के भी उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा नहीं है, मतलब विधानमंडल द्विसदनात्मक सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। और बाकी के राज्यों में भी हैं द्विसदनात्मक विधानमंडल, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में बात करेंगे। पहला जो सदन है वो है विधानसभा, दूसरा सदन है विधान परिषद। विधानमंडल का जो उल्लेख है उत्तर प्रदेश, विधानमंडल का, उत्तर प्रदेश नहीं, संविधान में विधानमंडल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 168 में किया गया है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है और विधानसभा का प्रावधान है, ज़रूरत है तो 170 के अनुसार राज्य अपने अंदर विधानसभा जोड़ सकती है और राज्य अपने अंदर अनुच्छेद 169 के तहत उच्च सदन यानी कि विधान परिषद जोड़ सकती है। तो ये विधानसभा जो विधानमंडल है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, द्विसदनात्मक है। विधानसभा भी है यहाँ पे, विधान परिषद भी है, तो चीज़ें याद रखिएगा। इसी में हम लोग बात करेंगे तब यहीं पे लोकसभा सीटों की संख्या। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने लोग जाते हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य चुन के जाते हैं, याद रखिए। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट हैं, याद रखिएगा। प्रयागराज सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, तीनों को याद रखिएगा। 2-2 विधानसभाएं हैं यहाँ। कितनी हैं? 2-2 विधानसभाएं यहाँ पे स्थित हैं। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिलों की बात करेगा अगर आपसे तो श्रावस्ती बताना है, महोबा बताना है, चित्रकूट बताना है कि यहाँ पे 2-2 विधानसभाएं स्थित हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रदेश में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है 17 है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 17 है। राज्य विधानसभा में, अगर राज्य के विधानसभा में बात करें, आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। राज्य के विधानसभा में, उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में शेड्यूल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 86
सीटें आरक्षित है, जिसमें से 84 सीटें शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बागपत। बागपत सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है मतदाताओं के दृष्टिकोण से। मतदाताओं के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। याद रखिएगा, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एक प्रश्न ये था कि उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस तरह के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत थोड़े सरल सवाल पूछे जाते हैं, तो इस तरह का सवाल पूछा गया था उत्तराखंड में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन सी हैं? सुश्री मायावती जी हैं। ये 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। सर्वाधिक बार ये उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री रही हैं। सर्वाधिक बार अगर मुख्यमंत्री बात करें तो मायावती रही हैं 4 बार। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी बने, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी बने, तो चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं देश के। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, वो चौधरी चरण सिंह हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बाद में प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद विश्वनाथ सिंह यानी कि वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री का भी पद संभाला है इन्होंने। प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन कौन रहे? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी एवं श्री BL जोशी 2 बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ये सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, ये कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये हैं, आप देख रहे हैं सुचेता कृपलानी हैं। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। 1963 से 1967 तक यूपी की CM ये बनी रहीं। 1963 से 67 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इनका नाम है सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन है? मायावती के बारे में हम लोग बात किया। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहीं, 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, ये हैं मायावती जी। इनको याद रखिएगा। पहली बार इन्होंने 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 18 अक्टूबर 1995 को इन्होंने छोड़ दिया। दूसरी बार 21 मार्च 1997 को ये मुख्यमंत्री का पद संभालती हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद 21 सितंबर 1997 को हट जाती हैं। 3 मई 2003 से 29 अगस्त 2003 तक तीसरी बार ये मुख्यमंत्री रहती हैं उत्तर प्रदेश की। और लास्ट बार ये मुख्यमंत्री थी चौथी बार 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक। ये पूरा कार्यकाल पूरा हुआ था 5 वर्ष का, लास्ट वाला। तो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की सुश्री मायावती जी। वे ये द्वितीय महिला मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं मायावती। अगर हम लोग बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, तो ये कौन है? ये चौधरी चरण सिंह हैं। और ये कौन है? ये विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं यानी कि वीपी सिंह हैं। 28 जुलाई 1979 से लगा करके 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। 3 अप्रैल 1967 से लगाकर 17 अप्रैल 1968 तक यूपी के CM के पद को इन्होंने संभाला था। 1989 से 1990 तक ये भारत के PM के पद को संभाले। और 9 जून 1980 से 28 जून 1920 तक 28 जून 1980 तक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप देख लीजिए 19,820 हो गया है, लेकिन क्या है 1980 से 1980। तो 9 जून 1980 से 28 जून कब? 1980, याद रखिएगा इसको, 1980 है। क्या है? 1 मिनट, इधर नहीं दिखेगा, इधर आप देख लीजिए। ये वाला जो है हम लोग तीर मार के यहाँ पे लिख देते हैं 1980
1980 है ये, क्या है 1980, याद रखिएगा। तो 9 जून 1980 से 28 जून 1980 तक यूपी के सीएम रहे, कुछ ही दिनों तक रहे लेकिन रहे। तो यही बात पूछा जा रहा है कि प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी रहे, तो ये यूपी के सीएम भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे जो हम लोगों ने बात किया था कि प्रथम महिला राज्यपाल जो हैं उत्तर प्रदेश की, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। 1947 से लगा करके 1949 तक यूपी की राज्यपाल रही हैं, ये है सरोजिनी नायडू जी, इनको देख लीजिए आप लोग। अब बात करेंगे शासन एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ये शायद प्रश्न आपको मिले होंगे किसी न किसी एग्जाम में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे। विधानसभा परिषद का गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश में? तो 1937 में। 1937 में विधानसभा परिषद का गठन हुआ, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा परिषद सभापति कौन से हैं? ये चंद्रभाल जी। सर्वाधिक बार विधानसभा परिषद सभापति वीरेंद्र स्वरूप जी रहे हैं। 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी थीं? महिला सदस्य 23 थीं, 5.70% थीं। और दूसरे विधानसभा परिषद में 35, मतलब कि 15वें की बात हो रही है, 15वां यहाँ पे आपको इससे मिलेगा, 16वां जो है ये यहाँ से मिलेगा। तो 15वें और 16वें विधानसभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो 15वें विधानसभा में महिला सदस्य 13 थी, प्रतिशत 5.70%, मतलब 5.70%, और 16वें विधानसभा में 35% महिलाएं थी, ये 8.68%। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकता है, जैसे आप मान लीजिए कि ये पूछ सकता है कि 15वीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 15वीं विधानसभा में महिला सदस्य की भागीदारी 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की भागीदारी की अपेक्षा कम रही है, तो ये कथन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि 15वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या जो थी, महिलाओं की योग्यता जो थी वो 23 महिलाएं थीं और 16वीं में 35, तो 15वीं में कम, 16वीं में अधिक। तो इस तरह के कथन देकर आपसे सही गलत के लिए पूछ सकता है, इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आप तैयार रहिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद रहे। खेर एवं श्री केसरी नंदन त्रिपाठी, ये 3 बार रहे हैं। श्री आत्माराम गोविंद, खेर एवं श्री केसरी नंदन त्रिपाठी, ये क्या रहे हैं? सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। श्रीपति मिश्र एवं श्री बनारसी दास, ये मुख्यमंत्री भी बने हैं और क्या रहे? विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा हुआ है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया जा चुका है। निकटतम राष्ट्रपति शासन, मतलब लास्ट वाला जो राष्ट्रपति शासन था, उससे बाद में अभी नहीं लगा है, वो 10वां राष्ट्रपति शासन था। 8 मार्च सन 2002 से 5 मई, मतलब 3 मई सन 2002 तक लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन, ये याद रखिएगा। शासन एवं प्रशासनिक ढांचे में और बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, 33वें मुख्यमंत्री व्यक्ति के रूप में हैं और 21वें मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी हैं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी हैं। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर इस समय श्री रमापति शास्त्री जी हैं, इसको याद रखिएगा। मंडलों की संख्या अगर बात करें तो प्रशासनिक संरचना में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम मंडल यानी 18वां मंडल जो बनाया गया वो अलीगढ़ है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे अंतिम या फिर 18वां मंडल कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो क्या बताना है आपको? अलीगढ़ 18वां मंडल है। प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18।
सबसे बड़े मंडल की बात करें तो कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ, इन सब में 6 ज़िले शामिल हैं। कानपुर, लखनऊ और मेरठ 3 बड़े मंडल हैं ऐसे जिनमें 6 ज़िले शामिल हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। अगर आपसे पूछे कि इन मंडलों में ज़िले कितने हैं तो 6 ज़िले हैं। सबसे छोटे मंडल की बात करें तो इसमें मिर्ज़ापुर आएगा, आजमगढ़ आएगा, बस्ती, झांसी एवं सहारनपुर, इनमें 3 ज़िले शामिल हैं। जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 जिला, प्रदेश का 75वां जिला संभल है, याद रखिएगा। तहसीलों की संख्या 350 है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जो है वो प्रयागराज है, 8 तहसील इसमें प्रयागराज में शामिल हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यायिक प्रणाली की। तो उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हम लोग जानते हैं इलाहाबाद, इसका खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 17 मार्च 1866 में। तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई, तो इस बात को याद रखिएगा। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या, स्वीकृत संख्या जो है वो 160 है, 160 होनी चाहिए। जो अस्थायी हैं 120 होंगे और अतिरिक्त 40 न्यायाधीश होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन ये थे। तो इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो आपको बताना है श्री वॉल्टर मोर्गन। श्री वॉल्टर मोर्गन इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1866 से लगाकर 1871 तक ये न्यायमूर्ति यानी कि न्यायाधीश रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, न्यायमूर्ति श्री कमलाकांत वर्मा। श्री कमलाकांत वर्मा, ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा, इस प्रकार से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये श्री कमलाकांत वर्मा रहे हैं 1946 से 47 तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम देने चाहिएगा तो अपडेट कर लीजिएगा। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ है, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और बरेली। यहाँ पे आर्थिक अपराधों के लिए अलग से मतलब विशेष रूप से न्यायालय बने हैं, लखनऊ में, आगरा में, मेरठ में, वाराणसी में और बरेली में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे अगर बात करें तो राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं, 6। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं, तो आपको क्या बताना है, 6 न्यायाधिकरण हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, आगरा, कानपुर और गोरखपुर, यहाँ पे औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण कौन कौन से हैं, तो प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, याद रखिएगा, 6 न्यायाधिकरण हैं उत्तर प्रदेश में। राज्य में सीबीआई न्यायालय कितने हैं, 6 हैं, 6 सीबीआई न्यायालय हैं, जिसमें से 4 लखनऊ में स्थित हैं और 2 गाजियाबाद में। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, तो ये 20 है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने थे, श्रम न्यायालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या बताना है, 20 श्रम न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश में। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के बारे में, तो विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त रहे, 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक। वर्तमान में यानी कि 7वें लोकायुक्त कौन है उत्तर प्रदेश के, तो न्यायाधीश श्री संजय मिश्रा जी हैं, 31 जनवरी सन 2016 से अभी तक ये हैं। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो आपको बताना है लखनऊ में ये स्थित है। अब हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयोगों की, तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण आपको मिल रही हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो आपको बताना है 9 मार्च 1993 में इसका गठन किया गया। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को किया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, तो 1994 में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा।
बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2002 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? सन 2000 में किया गया। ये वाला पूरा का पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? सन 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राज्य में सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो आपको बताना है सन 2005 में उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो सन 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया 2013 में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में किया गया। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में किया गया। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने स्थापित हैं? 17 जिलों में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? वर्ष 2005 में। एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? 18 जुलाई 2014 को एनआरआई विभाग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। अभी शिक्षा व्यवस्था के बारे में अभी विस्तार से बात होगी, अलग से हम लोगों ने टॉपिक मेंशन किया है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से बात होगी। यहाँ पे अभी एक नज़र में संक्षिप्त में देखा जा रहा है, संक्षेप में देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश को एक नज़र में, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें हम लोग सब कुछ देखेंगे। हम लोगों ने जैसे प्रशासनिक व्यवस्था देखा था, तो प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश का राज्य व्यवस्था भी हम लोग देखने वाले हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। शिक्षा देख रहे हैं तो शिक्षा भी अभी देखेंगे, भूगोल भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे एक हिंट लेकर चलेंगे ताकि आगे चलें तो चीज़ें समझ में आती रहें। उत्तर प्रदेश के साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का 67.68% है। 67.68% उत्तर प्रदेश की क्या है? साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये 77.28% है पुरुष साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 57.18% महिला साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, 80% साक्षरता यहाँ पर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बात करें तो श्रावस्ती है, 46.7% यहाँ पे साक्षरता है, याद रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि श्रावस्ती में साक्षरता दर कितनी है तो 46.7% बताना है। सर्वाधिक अगर पूछे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बताना है आपको गौतम बुद्ध नगर, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। जहाँ गौतम बुद्ध नगर में 80.1% साक्षरता दर है, वहीं श्रावस्ती में 46.7% साक्षरता दर नापी गई है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर में 88% पुरुष पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, यहाँ पे 57.2% पुरुष पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर। कानपुर में अधिक महिलाएं पढ़ी लिखी मिलेंगी आपको, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है, याद रखिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, यहाँ पे 34.8% साक्षरता महिलाओं की है। तो चीज़ें ये सब याद रखिएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थान की हम लोग बात करेंगे, तो प्राथमिक शिक्षण संस्थान कितने हैं? 2019-20 के अनुसार 138। तो ये जो डेटाज हैं आपके सामने, जो डेटा रखे जा रहे हैं, ये सब डाटास को आप क्या करिए, बहुत ज़्यादा गहराई से मत याद रखिएगा, क्योंकि डाटा बेस प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो 138,000 क्या है? प्राथमिक शिक्षण संस्थान है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद शिक्षकों की संख्या बात करें तो 558,000 शिक्षकों की संख्या। देखिए ये सब आपको डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि शिक्षकों की संख्या कितनी है, स्कूल कितने हैं, ये सब डाटा बहुत कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछे। लेकिन हाँ, कुछ सवालों को हल करने में मदद कर सकते हैं, हम बताएंगे कैसे मदद कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर लें तो बता रहे हैं कैसे मदद कर सकती हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इतनी है। डाटा को क्या करिए, स्किप करते चलिए। उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थान 84,000 है।
शिक्षकों की संख्या मतलब उच्च प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 479,000 है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इतनी है, याद रखिए, मत याद रखिए। प्राथमिक शिक्षण संस्थान 28,000 है। जो शिक्षक की संख्या है प्राथमिक शिक्षणों में वो कितनी है? 223,000 है। विद्यार्थियों की संख्या क्या याद करेंगे? बढ़ती घटती रहेगी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन, इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ये 1981 में प्रयागराज में हुआ है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन, राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? तो आपको बताना है 1981 में। अगर आपसे पूछे कहाँ, तो आपको बताना है प्रयागराज में। साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया, यहाँ से चीज़ें आप याद रख सकते हैं यहाँ के बाद। तो साक्षर भारत कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? अगर आपसे पूछे तो 1 अक्टूबर 2009 से साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कब से लागू किया गया? जुलाई 2011 से लागू किया गया शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा मित्र योजना की बात करें तो 2001 से ये लागू, सन 2000-2001 के बीच में से ये लागू है। सर्व शिक्षा अभियान कब से स्टार्ट है? ये 2001-2 से स्टार्ट है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से प्रश्न को हल करने के कैसे मतलब कि वो हेल्प मिल सकता है? तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि प्राथमिक शिक्षण संस्थान कितने हैं? 138,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 138,000, ये कितने हैं? प्राथमिक है। इसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान कितने हैं? 84,000 हैं। उच्च वाले जो हैं वो 84,000 हैं, 84,000। तो अगर आपसे इस तरह का एक कथन मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि प्राथमिक शिक्षण संस्थानों की संख्या उच्च माध्यमिक शिक्षणों के संस्थानों की संख्या से कम है, तो आपको क्या बताना है? लाइन गलत है। इस तरह के जैसे कथन में सवाल पूछे जाते हैं ना कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो एक कथन दे दिया कि प्राथमिक शिक्षण संस्थानों के उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षण संस्थानों की संख्या उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों से अधिक है, ऐसे कथन दे दे तो आपको ठीक है, अधिक है, क्योंकि प्राथमिक वाला जो है वो क्या है? अधिक है। उच्च शिक्षण संस्थान वाला क्या है? ये कम है। तो आपको सही बताना है। अगर उल्टा कर दे, लाइन को बना के उल्टा कर दे कि प्राथमिक शिक्षण संस्थानों की संख्या की अपेक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों की संख्या अधिक है, तो अधिक नहीं है, कम है, क्योंकि 84,000 ही है, तो लाइन गलत हो जाएगा। तो ऐसे हेल्प कर सकते हैं ये सब डाटा कि जो सही और गलत के कथन इस प्रकार के अगर कभी पूछे जाएं तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में ये सभी डाटा आपको मदद दे सकते हैं। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो ये सभी महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? 1 सितंबर सन 2004 से मिड डे मील योजना शुरू की गई, 1 सितंबर 2004 से, याद रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कब स्थापित किया गया? तो 1972 में प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्थापित किया गया। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार 1885 से स्टार्ट किया गया था। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र ये सरदल अखबार है, ये 1846 से निकालना शुरू हुआ था। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की बात करें तो कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 75 है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। तो यहीं पे देखिए इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या की अपेक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? कम है। जैसे मान लीजिए ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 75 है, क्या है? ये अधिक है। और ये जो इसकी संख्या 6 है तो ये क्या है? कम है। तो ऐसे अगर सवाल पूछे इसकी संख्या क्या है? कम है, इसकी संख्या अधिक है। तो पहले वाली संख्या जैसे कुल विश्वविद्यालयों की संख्या के अपेक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, ऐसे तो नहीं पूछेगा क्योंकि कुल विश्वविद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय आएंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया एग्जाम्पल देने में, एग्जाम्पल ही तो है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कहेंगे कुल विश्वविद्यालयों की संख्या तो हमेशा वो अधिक ही रहेगा, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय कुल विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ही आता है। जैसे ये कुल विश्वविद्यालय है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ये है, तो ये इसी के अंतर्गत ही आएगा ना, इसी के अंतर्गत आएगा। बड़े गोले के अंदर छोटा गोला आएगा। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरह से नहीं पूछी जा सकते हैं कि कुल विश्वविद्यालयों की अपेक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय कम है।
तो कम रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि कुल विश्वविद्यालय जो बात हो रही है और यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात हो रही है, तो कम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं तो ले लीजिए, एग्ज़ाम्पल को भी सही लेंगे हम लोग, एग्ज़ाम्पल यहाँ से नहीं लेंगे, गलती हो गई यहाँ से। चलिए एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो सही हो। हम लोग इन दोनों का लेते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं, ये कम है। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 31 हैं, तो ये अधिक हैं। तो ये कैसे मदद कर सकता है? ये मदद कर सकता है, अब तक आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या की अपेक्षा कम है। ठीक है, ये इस तरह का लाइन दे देगा तो सही मान लेंगे आप, सही है। पूछ सकता है कि ना कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन ऐसे बना सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक है राज्य विश्वविद्यालय की अपेक्षा, तो ऐसा नहीं है, गलत है ये। तो इस तरह से चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, सारी चीज़ें सारी की सारी जानकारी आपको परीक्षाओं में मदद करेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी कम महत्वपूर्ण है, गैर महत्वपूर्ण है, तो वो चीज़ें एकदम से महत्वपूर्ण नहीं है, वो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, कहीं न कहीं परीक्षाओं में प्रश्नों को हल करने में आपका मदद करती हैं, याद रखिएगा। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की संख्या 1 है उत्तर प्रदेश में, चिकित्सा विश्वविद्यालय 28 हैं, याद रखिएगा। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 29 है। डिम्ड पशु विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है। डिम्ड कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 1 है। महाविद्यालयों की संख्या जो है वो 7,391 है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों की चीज़ें अभी देख लीजिए, हम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। हम लोगों के सामने बहुत कम इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं यहाँ से बन सकते हैं। चीज़ें याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट एकदम इसको स्किप मत करिएगा, इम्पोर्टेंट हैं तो हैं। आप अभी थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा होगा, अभी थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि वन लाइनर चीज़ें हैं, वन लाइनर चीज़ों को अभी देखने में थोड़ा बहुत ज़्यादा याद करना पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, फैक्ट्स हैं। तो यहाँ से चीज़ें हम देख के आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा, अभी ये सारी चीज़ें मिलेंगी जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो विस्तार से जब हम लोग कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, जब हम लोग चीज़ों का कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को तब आनंद आना शुरू होगा, तब हम लोगों का रुचि जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा वहाँ पे। क्योंकि वन लाइनर चीज़ें हैं, फैक्ट हैं यहाँ पे, तो याद करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा कम रुचिकर हैं। तो आप बने रहिए, अभी चीज़ें आपको मिलेंगी, कंटेंट अच्छे मिलेंगे, जो कि यूपीपीसीएस और आरओ के अलावा उत्तर प्रदेश में होने वाले समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, उपयोगी साबित होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।